नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग जो है आज की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में कितनी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग जो हैं। चलिए, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है बेहतर नॉलेज मिल सके। आप देख रहे हैं आरके कैटालिस्ट क्लासेस मेरे यानी कि रजनेश कुमार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, किसी भी कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है बात करते हैं इनके खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सबसे पहले किसने खोजा? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक हैं कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले खोजा था। कब खोजा था? 1850 में खोजा था। किस में देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। कीट पतंगों की रेखित पेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक थे कॉलिकर। इनको याद रखने के लिए हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माँ एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ से कहता है माँ ईट मार इस काली कार में। माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिकर, माँ ईटा मार कालिकार। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है कॉलिकर। नेक्स्ट, कुछ किताबें या कुछ लोग जो हैं आपको बताते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की। जी, खोजकर्ता कॉलिकर हैं, लेकिन अल्टमान ने जीवित कोशिकाओं अर्थात जो है प्राणी कोशिकाओं, उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया देखा और उसे बायोप्लास्ट नाम दिया। तो बायोप्लास्ट नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब बात आती है इसके बाद, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं सीवेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसकी उपस्थिति का पता किसने लगाया? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं नास एंड नास नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए केवल केंद्रक में मिलता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। नेक्स्ट, सीक्वेट्स एंड कर्टिस ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था जिसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इन्होंने बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था जिसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस। किसे कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक थे सीक्वेट्स एंड कर्टिस। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं उसमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो पहला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? पहला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है भाई लबक, प्लास्टिड। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लबक या प्लास्टिड के बारे में। फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है और ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बात आती है ये कैसी संरचनाएं होती हैं। ये 0.5 से 10 माइक्रोन लंबी गोलाकार रचनाएं होती हैं और इनकी संख्या की यदि बात की जाए तो अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। एक से लेकर के हजारों लाखों तक ये पाए जा सकते हैं। अगर बात करें शैवालों में, तो शैवालों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। ईस्ट में इनकी संख्या 10 तक होती है। और यदि बात की जाए
मानव की लीवर कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, तो इनकी संख्या जो है लगभग 1200 से 1500 तक पाई जाती है। अगला है अमीबा चाउस चाउस। अमीबा की एक प्रजाति होती है अमीबा चाउस चाउस, जिसमें लगभग 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों की फ्लाइट मसल्स। पक्षियों की जो उड़ने वाली मसल्स होती हैं उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो उसमें लगभग 2 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो है बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से पदार्थों से मिलकर या कौन कौन से अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की यदि संरचना की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है अगर उसे जो है काट के देखा जाए तो क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे बाहरी वाली जो झिल्ली होती है वो स्मूथ होती है, अर्थात चिकनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सबसे बाहर वाली झिल्ली 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, चिकनी होती है, सपाट होती है, उस पर किसी भी तरह की कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन आंतरिक झिल्ली की यदि हम बात करें तो आंतरिक झिल्ली पर इस तरह से उंगली जैसे उभार पाए जा रहे हैं, उंगली जैसे उभार पाए जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर विशेष संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब ये जो आंतरिक झिल्ली पर ये जो उंगली जैसे उभार पाए जा रहे हैं, बात आती है इन उंगली जैसे उभारों को क्या कहते हैं। इन उंगली जैसे उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी। इन उंगली जैसे उभारों को कहा जाता है क्रिस्टी, और इन क्रिस्टी पर ही कुछ छोटे छोटे कणों जैसी संरचनाएं आपको प्रतीत हो रही हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं इन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है F0 या F1 कण, जिन्हें ऑक्सीसोम नाम भी दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 झिल्लियां पाई जा रही, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली पर उंगली जैसे उभार है, जबकि बाहरी झिल्ली पर कोई उभार नहीं पाया जा रहा है। बाहरी झिल्ली 60 एंगस्ट्रॉम मोटी है, जबकि आंतरिक झिल्ली की बात करें तो ये 64 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 64 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अब देखिए इन दोनों झिल्लियों के बीच, इन दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल द्रव भरा रहता है, या ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं इन दोनों झिल्लियों के बीच का, इन दोनों झिल्लियों के बीच का ये जो रिक्त स्थान है इसे बाह्य कक्ष या आउटर चैम्बर कहते हैं, और इसमें तरल द्रव भरा रहता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इस स्थान की जो दोनों झिल्लियों के बीच में है, इस स्थान की चौड़ाई कितनी पाई जाती है, 60 से 70 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। यदि हम बात करें इस आंतरिक झिल्ली के अंदर, इस आंतरिक झिल्ली के अंदर, इस आंतरिक झिल्ली के अंदर की यदि बात की जाए तो उसमें भी तरल द्रव भरा रहता है, और उस तरल द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, उस तरल द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और खुद का डीएनए पाया जाता है। मैट्रिक्स में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित सभी एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। अब बात आती है इसमें कितने पार्ट पाए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला पार्ट होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। दूसरा पार्ट होता है आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। तीसरा पार्ट जो है पाया जा रहा है आउटर चैम्बर या बाह्य कक्ष। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता बाह्य कक्ष, और आंतरिक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ जितना भी पार्ट है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये कहलाता है आंतरिक कक्ष, और इसी आंतरिक कक्ष में भरा रहता है मैट्रिक्स। और यहाँ जो उंगली जैसे उभार दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी पर ही छोटे छोटे कणों जैसी संरचनाएं हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण कहा जाता है। F1 कण विशेष प्रकार के कणों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनकी संख्या 10 की घात 4 से 10 की घात 5 तक हो सकती है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि इसमें खुद का डीएनए पाया जा रहा है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। जब इसमें खुद का डीएनए है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त अंगक या सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है।
कोशिका कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, क्योंकि श्वसन प्रक्रियाओं के दौरान जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे एटीपी के रूप में बदलने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है और वही एटीपी संचित हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और वो सारे कार्य इसके आंतरिक परत पर उपस्थित एंजाइम द्वारा होते हैं, अर्थात F1 कणों द्वारा होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष तौर से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।